अगर तुमने इंडिया से बीएससी नर्सिंग या जीएनएम कर रखा है और किसी फॉरेन कंट्री में जाके परमानेंट सेटल होना चाहते हो तो आज की वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगी टॉप 5 कंट्री जहाँ पे तुम मूव हो सकते हो और वहाँ पे तुमको पीआर मिल सकता है। तो कौन कौन सा तरीके हैं जो तुम्हें करना पड़ेगा वहाँ पे पीआर मिलने के लिए, कितने साल में पीआर मिलेगा, प्रोसेस क्या होगा, ये सारी चीज़ें आज के वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे। तो किसी भी कंट्री में पीआर से आखिर तुमको बेनिफिट क्या मिलता है? सबसे पहला, वीज़ा का झंझट खत्म हो जाता है। जैसे कि तुम यूके, जर्मनी कहीं पे भी जाओ, तुम्हारे पास वहाँ का पीआर नहीं है तो तुम किस स्टेटस पे जाते हो? तुम्हारे पास एक वीज़ा होता है, वर्क वीज़ा, उसके बेस पे जाते हो। जैसे जैसे तुम्हारा वर्क वीज़ा का टाइम लिमिट खत्म होता है तुम्हें फिर से वीज़ा रिन्यू करना पड़ता है। बट अगर तुम्हारे पास किसी कंट्री का पीआर होगा उसके बाद तुम्हें ये वीज़ा का झंझट नहीं करना पड़ता। सेकेंड, ये जो स्पॉन्सरशिप जॉब ढूंढते हैं ना, जैसे यूके में तुम जॉब करने आ सकते हो तभी आ सकते हो कोई कंपनी तुम्हें वीज़ा स्पॉन्सरशिप प्रोवाइड करे, क्योंकि बिना वीज़ा स्पॉन्सरशिप प्रोवाइड किए बिना तुम इस कंट्री में आके जॉब नहीं कर सकते हो। बट अगर तुम्हारे पास एक बार पीआर आ जाएगा ना तो ये सबका झंझट खत्म ही हो जाएगा। तो जैसे यूके में अगर तुमको पीआर मिल जाए तो स्पॉन्सरशिप जॉब ढूंढने की नीड नहीं होती है, तुम किसी भी कंपनी में अप्लाई कर सकते हो और तुम्हारे उस पीआर के स्टेटस पे कोई भी कंपनी में जॉब कर सकते हो। या फिर तुमको जॉब करने का मन भी ना हो तो तुम इस कंट्री में जब तक मन करे तब तक रह सकते हो बिना जॉब किए, मतलब तुम्हारे पास रहने की परमिशन होती है। तो अगर तुम्हारे पास पीआर नहीं है उस केस में वीज़ा, तुम्हें अगर वर्क वीज़ा मिल रहा है तो तुम्हें काम करने की नीड होती है, तुम काम छोड़ के बस उस कंट्री में रहने की परमिशन नहीं होती है। तो बहुत सारी कंट्री ना सोशल बेनिफिट्स प्रोवाइड करती है, जर्मनी हो गया, यूके हो गया, वो सारे का बेनिफिट तुम तभी उठा सकते हो जब तुम्हारे पास उस कंट्री का पीआर हो। और सबसे बड़ा बेनिफिट, पीआर के थ्रू तुम उस कंट्री का सिटीजनशिप भी ले सकते हो। जैसे यूके में एक बार तुमको पीआर मिल जाए उसके 1 ईयर बाद तुम ब्रिटिश पासपोर्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। और एक बार अगर ब्रिटिश पासपोर्ट मिल गया तब तुम्हारे पास बहुत सारे रास्ते ओपन हो जाते हैं। तो 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं कि कौन सी वो 5 कंट्री है। तो मेरे लिस्ट में फर्स्ट है कनाडा। कनाडा में पीआर मिलना काफी इजी है। लास्ट कुछ सालों से कनाडा में इंडियन इतने मूव हुए कि कनाडा के कुछ कुछ जगह में तुम जाओगे ना तो तुम्हें लगेगा ही नहीं कि तुम कनाडा में हो, लगेगा कि तुम इंडिया के किसी सिटी में हो। अब बात करते हैं स्टेप जिसको फॉलो करके तुम्हें कनाडा का पीआर मिल सकता है। वैसे तो बहुत सारे रास्ते हैं बट मैं आज जो बताने वाली हूँ वो सिंपलेस्ट इजीएस्ट है जॉब करने वाले के लिए। सबसे पहला स्टेप है एजुकेशनल क्रेडेंशियल असेसमेंट, ECA, आपके इंडियन नर्सिंग डिग्री का असेसमेंट होगा। नेक्स्ट स्टेप है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, IELTS या फिर OET या फिर PTE का टेस्ट देके मिनिमम रिक्वायर्ड स्कोर लाना होगा। देन नर्सिंग रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना है। नेशनल नर्सिंग असेसमेंट सर्विस NNEAS के थ्रू आपको ऑनलाइन ही करना होगा। एक बार लाइसेंस आ जाए तो आपको जॉब के लिए अप्लाई करना है। जैसे ही एक बार ऑफर लेटर सिक्योर हो जाए उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है पीआर का। सो नेक्स्ट है एक्सप्रेस एंट्री सिस्टम। एक्सप्रेस एंट्री एक एप्लीकेशन प्रोसेस है स्किल्ड वर्कर के लिए जो कनाडा में परमानेंटली सेटल होना चाहते हैं। इसके अंडर में 2 प्रोग्राम्स है, फेडरल स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम FSWP और PNP प्रोग्राम। सो डॉक्यूमेंट के साथ एप्लीकेशन को सबमिट करना है। देन इनविटेशन टू अप्लाई ITA रिसीव होगा तुम्हारे घर में पीआर के लिए। सो यहाँ पे भी कुछ डॉक्यूमेंट को सबमिट करना है एंड रिजल्ट का वेट करना है। मेरे लिस्ट में नेक्स्ट कंट्री है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे पीआर पाने के लिए तुम्हें ना उस कंट्री में मूव होने की नीड नहीं है, तुम पहले से पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हो और तुम्हारे पास अगर स्किल्स है एंड तुम्हारे पास पैसे है तो पीआर लेके ही तुम ऑस्ट्रेलिया जा सकते हो। उसके बाद तुम जॉब सर्च कर सकते हो। सबसे पहला स्टेप है स्किल असेसमेंट। सो आफ्रा के थ्रू अप्लाई करना है जहाँ पे इंडियन लाइसेंस का असेसमेंट होगा। नेक्स्ट स्टेप है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, IELTS या फिर OET का टेस्ट देके रिक्वायर्ड स्कोर लाना होगा। नेक्स्ट तुम्हें आफ्रा के थ्रू ही नर्सिंग का रजिस्ट्रेशन करना होगा। एक बार नर्सिंग रजिस्ट्रेशन मिल गया उसके बाद तुम पीआर एप्लीकेशन के लिए एलिजिबल होते हो। तो यहाँ पे ना मेनली मैं बताने वाली हूँ 3 पीआर के पाथवेज। सो सबसे पहला पाथवे है सब क्लास 189 एंड 190।
इसके लिए ऑस्ट्रेलिया में स्पेसिफिक टाइम रहने की नीड नहीं है। इंडिया में बैठ के पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हो। कुछ क्राइटेरिया होते हैं, उस बेस पे तुम्हें पॉइंट्स मिलता है, जैसे कि तुम्हारा एज, तुम्हारा एजुकेशन, तुम्हारा वर्क एक्सपीरियंस, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के जितने भी मार्क्स, एंड इस बेस पे तुम्हारा ना एक असेसमेंट होगा और उस पर तुम्हें एक स्कोर मिलेगा। तो क्राइटेरिया अगर फुलफिल हुआ तो पीआर के साथ ही ऑस्ट्रेलिया मूव हो सकते हो। सेकेंड टाइप है सब क्लास 491। इसके लिए एक बार जब तुम्हें वीज़ा, वर्क वीज़ा मिल जाता है तो ऑस्ट्रेलिया में जाके 3 साल तुम रहो और काम करो तो पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हो। एंड थर्ड पाथवे है एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड पीआर सब क्लास 186 और 187। सो कोई भी स्पॉन्सर्ड एम्प्लॉयर के साथ तुम अगर 3 साल ऑस्ट्रेलिया में एज ए रजिस्टर्ड नर्स काम करते हो तो उसके बाद इस पाथवे के थ्रू पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हो। मेरे लिस्ट में नेक्स्ट कंट्री है यूके। यूके में नर्सेस की डिमांड बहुत हाई है। तो यूके में एज ए रजिस्टर्ड नर्स तुम जब आते हो तो तुम्हारे वीज़ा का टाइप होता है हेल्थ एंड केयर वीज़ा। एक सब वीज़ा है स्किल्ड वर्कर वीज़ा का। तो हेल्थ एंड केयर वर्क वीज़ा में जब तुम 5 साल काम करोगे उसके बाद तुम ILR के लिए अप्लाई कर सकते हो। ILR का मतलब इंडिफिनाइट लीव टू रिमेन, पीआर का ऑल्टरनेटिव नेम ही मान लो। और जैसे ही एक बार तुमको ये ILR मिल जाता है उसके बाद 1 ईयर के बाद तुम यहाँ के सिटीजनशिप के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। मेरे लिस्ट में नेक्स्ट कंट्री है न्यूजीलैंड। तो लास्ट कुछ सालों से इंडियन नर्स बहुत ज़्यादा मूव करी है। न्यूजीलैंड भी बहुत न्यूज़ में था। तो न्यूजीलैंड में परमानेंट रेसिडेंस होने के लिए तुम्हारे पास पहले रेसिडेंस परमिट होना चाहिए। तो तुम न्यूजीलैंड में तुम्हें पहले जॉब लगाना होगा। जॉब के बेसिस पे तुम्हें रेसिडेंस वीज़ा मिलेगा एंड रेसिडेंस वीज़ा पे तुम 2 इयर्स तक रहोगे। उसके बाद तुम परमानेंट रेसिडेंस वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो आप देखते हैं स्टेप जो तुम्हें फॉलो करना है। स्टेप कुछ ऐसा है कि सबसे पहले तुम्हें नर्सिंग काउंसिल ऑफ न्यूजीलैंड से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना है। IELTS या OAT में रिक्वायर्ड स्कोर लाना है। उसके बाद तुम्हें अप्लाई करना है कॉम्पिटेंसी असेसमेंट प्रोग्राम CAP में और उसके बाद वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई करते हो। तो एक बार जो वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई करोगे वो रेसिडेंट वीज़ा तुम्हारा कहलाएगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है तुम्हें एक जॉब सर्च करना है। जब तुम्हें जॉब ऑफर मिल जाता है तो तुम वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हो, उसे बोलते हैं रेसिडेंस वीज़ा। बट अगर तुम्हें जॉब नहीं मिल रहा है उस केस में भी तुम पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हो। वो राउट है स्किल माइग्रेंट कैटेगरी SMC राउट। विदाउट किसी जॉब ऑफर के भी तुम अप्लाई कर सकते हो। इसमें क्या है कि तुम्हारा एज, तुम्हारा क्वालिफिकेशन, वर्क एक्सपीरियंस, इंग्लिश लैंग्वेज स्किल के बेस पे तुम्हें कुछ पॉइंट्स मिलेंगे। उसके बाद तुम्हें पीआर मिल सकता है विदाउट जॉब ऑफर के भी। मेरे लिस्ट में नेक्स्ट कंट्री है जर्मनी। तो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री नहीं है, यहाँ पे मूव करना है तो सबसे पहला बेसिक तुम्हें जर्मन आना चाहिए। तो यहाँ पे परमानेंट रेसिडेंसी का नाम ऑल्टरनेटिव नेम है सेटलमेंट परमिट, जिसको जर्मन में ये कहा जाता है। अब देखते हैं कौन से स्टेप है जिससे तुम वहां पे परमानेंट रेसिडेंट बन सकते हो। जर्मनी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है लैंग्वेज रिक्वायरमेंट। तो तुम्हें जर्मन सीखना होगा और एटलीस्ट B2 लेवल का जर्मन आना पड़ेगा। उसके बाद नर्सिंग डिग्री को रिकॉग्नाइज करना है जर्मन नर्सिंग काउंसिल से। तुमको जॉब सिक्योर करना है। उसके बाद तुम वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई करोगे। तो यहाँ पे वर्क वीज़ा के लिए जब तुम अप्लाई करते हो तो तुम्हारे पास 2 टाइप के वीज़ा की कैटेगरी होती है। इन दोनों में से किसी में भी अप्लाई कर सकते हो। सबसे पहला कैटेगरी है स्टैंडर्ड वर्क वीज़ा। स्टैंडर्ड वर्क वीज़ा क्या है? ये एक यहाँ का जनरल वर्क वीज़ा है जिसमें तुम मूव करोगे जर्मनी में, 4 साल जर्मन में रहोगे तो ही पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हो। ओके, सेकेंड ऑप्शन है EU ब्लू कार्ड। आपका जॉब ऑफर कुछ सैलरी थ्रेशोल्ड को मीट करता है तो आपको ब्लू कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हो। ये सबसे फास्टेस्ट और क्विक राउट है। एक बार EU ब्लू कार्ड के लिए अप्लाई करो। वो वीज़ा अगर तुमको मिल जाता है तो जर्मनी में जाके 21 मंथ्स तुम काम करोगे तो उसके बाद तुम परमानेंट रेसिडेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हो। एक और रिक्वायरमेंट है कि तुम्हारा जर्मन लैंग्वेज B1 लेवल प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। अब कुछ टिप्स, अगर तुम्हें किसी भी कंट्री में मूव होना है तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है पहले से ही। तो सबसे पहला लैंग्वेज रिक्वायरमेंट। तो जितने भी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है वो सारी ही कंट्री के लिए तुम्हें IELTS या फिर OAT देख के जाना पड़ेगा। तो IELTS या फिर OAT देख के एक अच्छा स्कोर पहले से ही लेके रख दो। और सेकंड, अगर तुम ऐसे कंट्री में मूव होना चाहते हो जिसका प्राइमरी लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है, जैसे कि जर्मनी, तो जर्मनी का प्राइमरी लैंग्वेज है जर्मन, तुम्हें जर्मन सीखना पड़ेगा। तो जो भी कंट्री तुम टारगेट करो उस कंट्री का लैंग्वेज
पहले से अच्छे से सीख लो। एक और चीज़ कि इमिग्रेशन रूल ना बहुत ज़्यादा चेंज होते रहता है, तो जिस भी कंट्री को टारगेट कर रहे हो उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे चेक करते रहो। एंड बीच बीच में बहुत सारी अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटी भी रहती है, तो उस बेसिस पे जो भी कंट्री तुम्हारा ड्रीम कंट्री है उसके अपडेट्स को देख के उस कंट्री में मूव होने का तुम प्लान कर सकते हो। अगर वीडियो तुम्हारे लिए इन्फॉर्मेटिव रहा तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।